So hello everyone, my name is Mayank Rathod and I teach physics to class 11th and 12th for JEE Mains, NEET and CBSE. So today we are going to discuss about a topic which is known as electrostatics. This is the first unit of class 12 in which we will study about charge. If we break down the name itself, it means electro and statics. ओके, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज. इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट. ठीक है, तो चार्ज जो भी चार्ज हमारे पास होते हैं, है ना, उस चार्ज जो भी चार्ज रेस्ट में होते हैं वो कौन कौन से फेनोमेना को शो करते हैं, उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक बेसिक सी टर्म जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है चार्ज. चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज का एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, अभी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल मतलब इसके आगे और हम लोग डिटेल एनालिसिस इसको नहीं कर सकते. इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. ठीक है, जैसे कि मास हो गया, है ना, किसी की अगर बॉडी अगर हम लोग देखते हैं किसी बॉडी के अंदर अगर उसके बेसिक एकदम फंडामेंटल पार्ट्स में जाए तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो मास में जाएगा. एकदम इसका बेसिक सा डेफिनेशन क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इसका अगर हम लोग एडवांस डेफिनेशन जाए तो इसमें अपन लोग बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स और इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अभी अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़े, इसलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक वो वाले डेफिनेशन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. अभी हम लोग को बेसिक इसके बारे में जो पढ़ना है वो क्या है? वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. ठीक है, अभी फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है? यूनिट होता है ना. तो इसका यूनिट क्या होगा? जो चार्ज का यूनिट जो दिया गया है, ऐसा यूनिट जिसका दिया गया है वो होता है कूलम. ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है C से. ठीक है, चार्ज को इटसेल्फ को अपन लोग कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करूं, ठीक है, अपन अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला ऐसा क्या होगा? इसका फार्मूला अगर आपको निकालना है तो हम लोग को पता है कि I इज इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू Q बाय T होता है. dQ बाय dt या फिर Q बाय T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, ठीक है, तो अब A का डायमेंशन क्या होता है? सॉरी, I का डायमेंशन क्या होता है? I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसको उसका जो डायमेंशन होता है वो A होता है. Q का डायमेंशन हमको निकालना है, टाइम का होता है T. दैट्स व्हाई इसका जो Q का डायमेंशन आता है मेरे पास, चार्ज का जो डायमेंशन आता है वो आता है m0 l0 t a. ठीक है, तो चार्ज का अगर आप लोगों को बेसिकली एक डायमेंशन लिखना है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? m0 l0 t और a. ठीक है, समझ में आ गया? इतना है ना. अब इसके बारे में और क्या जानना है? हम लोग को पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. कौन कौन सा? एक स्केलर, दूसरा वेक्टर, है ना. तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? चार्ज क्वांटिटी है स्केलर. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मतलब ये जो है चार्ज वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर अपन लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो दो टाइप के चार्ज हम लोग पढ़े हुए हैं. क्या? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है चार्ज की. किस तरह से होते हैं? यहाँ पे पोलैरिटी बोल सकते हैं. चार्ज की दो पोलैरिटी होते हैं. कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव. और जैसा मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट का अपन लोग ने क्लास 9th में या फिर 10th में अपन लोग ने पढ़ा होगा, उससे पहले भी अपन लोग ने पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना. और नॉर्थ साउथ जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना. सिमिलरली चार्ज में होंगे. चार्ज में कैसे होंगे? मेरे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर मैं ले लिया, है ना, तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मैं ले लिया तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना. तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी अपन लोग उसका बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है. एक और इसमें एक नोट पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास.
ठीक है। चार्ज अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होगा तो वो मास के साथ में ट्रांसफर होगा, बिना मास के कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान रखें। ओके, तो चार्ज के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को इस पूरे चैप्टर में हम लोग को जरूरत पड़ेगी, इस चैप्टर में भी, इसके अगले चैप्टर में भी, इवन इस पूरे क्लास 12th में ये फॉर्मूला जो है बहुत जगह काम आएगा। तो अपना ये चार्ज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजों को हम काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायमेंशंस और यूनिट याद रखने इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी एक आध नंबर के क्वेश्चंस में इजी पेपर अगर है, मान लीजिए स्टेट बोर्ड का पेपर है या फिर कहीं भी थोड़ा इजी पेपर है किसी भी कॉम्पिटिटिव्स में, तो वहाँ पे जो चार्ज का या फिर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का अपने पास डायमेंशन या फिर यूनिट पूछ देता है। तो अपने को कुछ डायमेंशंस और कुछ डायमेंशंस और अपने को जो यूनिट्स है वो याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग एकदम बेसिक से एक और टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लेकिन इस बेसिक से टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का हम लोगों ने बहुत बार ये कभी कभी हम लोगों ने महसूस किया ही होगा, है ना। जैसे ठंड के दिनों में अचानक से हम लोग किसी एक इंसान को छूते हैं, किसी बॉडी को छूते हैं, तो हमको हल्का सा एक क्या लगता है, हल्का सा झटका लगता है। ठीक है, या बचपन में अपन लोग जब पार्टी वार्टी में जाते थे, किसी बच्चे को बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पे अपन लोग एक बलून को लिए, बलून को अपने बालों में रख के फिर रब करने के बाद उसको अपन वैसे दीवार में जब रखते थे तो वो चिपक जाता था बाहर से, सॉरी वॉल से, वो दीवार से क्या हो जाता था, वो चिपक जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब भी अपन लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं, ठीक है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से क्या करते हैं अपन लोग, रब करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे क्या जनरेट होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा, है ना। अब वो हीट जो है वो कौन लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या हो जाएंगे मेरे पास, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज होने का इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक मार्क करके आप लोग लिख लीजिए कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है। उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बस एज कंपेयर टू नेगेटिव वंस वहां पे क्या होता है मेरे पास, पॉजिटिव वाले चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेम गोस फॉर नेगेटिव एंड फॉर न्यूट्रल बॉडीज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज रिमेन सेम, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों से पहले मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव 4 पॉजिटिव थे और 4 नेगेटिव चार्जेस थे, ये भी मान लेता हूँ। इसके पास अभी 4 पॉजिटिव थे और 4 नेगेटिव चार्जेस थे, ये भी मान लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों को जब मैं रब करूंगा, दोनों को रब करूंगा तो यहाँ पे वो जो एनर्जी जनरेट होगी हीट के फॉर्म में, उसके कारण इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास एक्सेस में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिक सा क्या है, बेसिक सा चार्ज करने का तरीका है जिसमें अपन जिसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अगला वाला जो है, जो इसको अपन बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। अब ये कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। बचपन में क्या होता है, अपन लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर चार्ज को या फिर हीट को अच्छे से क्या करे, अगर हम लोग और डीप में जाए तो हीट को या फिर चार्ज को अच्छे से क्या करे, वो कंडक्ट करे, अपने को पास होने दो, उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। जो पास नहीं होने देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, हम लोग को अगर मैं एक बेसिक सब लोगों में एग्जांपल देता हूं, है ना, कि अगर अपने पास में एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे पूरी तरीके से बॉडी थी, जिसमें मान लीजिए कि 4 5 5 6 7 और 8 और 9 यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये एक बॉडी थी जो थी न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर। ठीक है, अब जब दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा, दोनों को किस में ले जाएंगे अपन लोग, दोनों का सिरे पे टच करा देंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो अब इसके पास में क्या था, न्यूट्रल था और इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको नेगेटिव। कहीं कहीं पे जगह पे क्या होता है कि अपन लोग को ये क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि सर प्रोटॉन तो कभी भी क्या नहीं हो सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अपन लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं, या फिर
इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को अपन लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, प्रोटॉन नहीं सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पास कुछ नहीं है ना, तो जिसकी वजह से इधर से 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किधर ट्रांसफर हो गए, वो इधर ट्रांसफर हो गए इस एरिया में। ठीक है ना, इस एरिया में जब वो ट्रांसफर हुए, अब दोनों बॉडी को जब मैं अलग अलग करूंगा तो इसके पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास में 1 2 और 3 यहाँ पे चार्ज हो। पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, अब ओवरऑल ये बॉडी क्या हो गई है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि सर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, आप जानबूझ के यहाँ पे सिर्फ 3 ही चार्ज जो किए, सर इसके पास में तो बहुत चार्ज है ना, तो सारे चार्ज इधर नहीं चले गए। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग को ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक टैंक है मेरे पास, यहाँ पे भी एक टैंक है जिसका हाइट तो सेम है बट वो थोड़ा सा पतला है एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैं, इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अगर इस जार को मैं या फिर इस टैंक को मैं यहाँ रख के पानी से कनेक्ट मतलब करता और इस वाले टैंक में भी बिल्कुल भी पानी नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे ये पानी जो है वो पार होते 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 यहाँ पे जाएगा। और कब तक के पानी यहाँ फ्लो होगा, जब तक के दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, लेवल बराबर आ गया, लेकिन क्या अभी भी इस टैंक और इस टैंक में दोनों में पानी बराबर है? नहीं। ठीक है, इस वाले टैंक में भी पानी जाता है, ठीक है, और इस वाले टैंक में जो पानी है, फिर जो वाटर का लेवल, वाटर जो है वो कम है। ठीक है, लेवल दोनों का सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो वहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, वहाँ पे दोनों में अलग अलग है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, सेम गोस फॉर चार्ज आल्सो। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, दोनों चार्ज का, यहाँ दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर तो जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर जरूर होगा। कब तक के होगा, जब तक के दोनों का पोटेंशियल बराबर ना आ जाए। क्या बराबर ना आ जाए, दोनों का पोटेंशियल बराबर ना आ जाए। और जैसे ही पोटेंशियल बराबर आ गया तो वहाँ पे चार्ज का जो फ्लो है इस बॉडी से इस बॉडी में, चार्ज का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कितने चार्ज ये होल्ड कर पाएगा, कितने चार्ज ये होल्ड नहीं कर पाएगा, ये कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उस बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि अपन लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के नाम से। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके पास कम चार्ज आएंगे, अगर इसकी कैपेसिटी कम है, इसके पास कम चार्ज आएंगे, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज आएंगे। ठीक है, वो कैपेसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर, कैपेसिटी डिपेंड करता है, ध्यान सुनिएगा ये, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होता है। कूलम्ब्स लॉ के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे जगहों में यूज होता है, तो ध्यान सुनिएगा कि कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है शेप, साइज और मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर मटेरियल ऑफ द मैटर के ऊपर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि टू आइडेंटिकल बॉडीज मींस दोनों बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम। ठीक है, क्या क्या, शेप, साइज और मटेरियल दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम। तो अगर मान लीजिए दो सेम बॉडी है, दोनों के बीच में जब कंडक्शन होता है दोनों इक्वल चार्ज को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक 8 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई थी। ठीक है, तो कंडक्शन के बाद में इसके पास भी 4 कूलम चार्ज बचेगा और इसके पास में 4 कूलम चार्ज बचेगा। अगर दोनों की बॉडी आइडेंटिकल है तो क्या है, तो आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल मींस उसका शेप, साइज और मटेरियल तीनों सेम होने चाहिए। शेप, साइज और मटेरियल तीनों ही क्या होने चाहिए, मेरे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना, है ना। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आगे काम आएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। ठीक है, कि अगर मान लो फॉर आइडेंटिकल बॉडीज में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि इनिशियल चार्ज ऑफ बॉडी 1, इनिशियल चार्ज ऑफ बॉडी 1 जो है, ठीक है, बॉडी 1 जो है वो Q1 था। ठीक है, और बॉडी 2 अगर मैं बात करूं तो वो Q2 था। तो फाइनल चार्ज इन बोथ बॉडी, फाइनल चार्ज इन बोथ बॉडीज, ये क्या होता है मेरे पास, इसको आप बेसिक समझ लीजिए, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, आइडेंटिकल के लिए, है ना। ये आइडेंटिकल का मतलब मैं आपको समझाया कि कहाँ पे होनी चाहिए मेरे पास, क्या क्या होनी चाहिए मेरे पास, इसके शेप, साइज और मटेरियल तीनों ही क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पे क्या होगा, दोनों बॉडीज है वो इक्वल चार्ज शेयर करेंगे।
इसके बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम लोग जो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखने के लिए मिलते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है ए, उससे अपन लोग दूसरे बॉडी को टच करा है, इस बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करा है, दोनों आइडेंटिकल है, कितने कितने चार्ज मूवमेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सारी चीजों के बारे में आगे क्वेश्चन है जो कि अपन लोग आगे डील करेंगे। अभी इसका एक बेसिक अपने को फंडा जानना जरूरी होता है, ठीक है, ये लिखे होंगे, ठीक। चलिए इसके बाद आता है मेरे पास क्या, इंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आपने पढ़ा होगा तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या होता है एकदम से देख लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था पहले से, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी था, है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब उस क्लास में पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी रहेगी वो नेगेटिवली चार्ज जो रहेगी चार्ज रहेंगे वो दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी को जब मैं इस बॉडी को जब इस बॉडी के पास लेके आएगी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसके अंदर के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपने से क्या कर लेगा, हल्का सा दूर कर लेगा। इसी फेनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता है, या फिर यहाँ पे जब चार्ज ऐसा आगे इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, ये जो यहाँ पे चार्ज अलग अलग डायरेक्शन से इंड्यूस हुआ है, ये है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या किया जाता है, इस वाले एंड को इसको अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन सिंक है, आप लोग जानते हैं कि इस फील्ड से अपन लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इन सारे जितने भी यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दिख रहे हैं उन सबको क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पांचों इलेक्ट्रॉन ये 5 जो पॉजिटिवली चार्ज है, पांचों को क्या करेंगे, ऐसे करके वो न्यूट्रलाइज करके खत्म, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। फिर यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, ओवरऑल यहाँ पे क्या बच गया कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज बॉडी पहले से जो न्यूट्रल थी वो अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी के रूप में हम लोग को देखने को मिली। तो अपन लोग 3 मेथड यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इंडक्शन में अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन में जो मैंने आइडेंटिकल बॉडीज के लिए जो फॉर्मूला बताया Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 वाला जो है वो फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, इतने देर तक अपन लोग बहुत सारा बेसिक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग लेवल अप करते हैं, जिसमें अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए अब इसका पहला जो प्रॉपर्टी है, बाकी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सॉरी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें अपन लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक और जो अपन लोग को पढ़ना है वो क्या है, वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्या बोलता है, हम लोग को पता है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे +Q1 चार्ज है, यहाँ पे -Q2 चार्ज है, यहाँ -Q3 चार्ज है, यहाँ पे इस एंड में इसके पॉजिटिवली चार्ज है Q4, और यहाँ पे Q5 है, +Q5 है, ठीक है। इसमें जो Q नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस का जो टोटल बॉडी में, मतलब अब इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना आ गया हम लोग को ये अगर जानना है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस बॉडी में जितने इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उन सारे का अलजेब्रिक समेशन हम लोग को करना है, या फिर स्केलर समेशन हम लोग को करना है। क्यों, क्योंकि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अलजेब्रिक समेशन मतलब उसका मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक समेशन मतलब होता है कि इसके जो सिंबल्स है उसको भी हम लोग को यहाँ पे सामने में जो प्लस या माइनस है पोलैरिटीज, उसको भी हम लोग को क्या करना है, कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल Q1 -Q2 -Q3 +Q5 +Q4, ठीक है। तो ये पहला आपके पास प्रॉपर्टी हो गया, कौन सा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। Q नेट अगर हमको निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे चार्जेस का, इंडिविजुअल चार्जेस का अपने को स्केलर समेशन करते हैं। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको फिर बाद में मास एनर्जी इक्विवेलेंस से कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम मास एनर्जी के neither created nor be destroyed। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे चार्ज के लिए अपन लोग बोल सकते हैं कि चार्ज के neither created nor be destroyed। चार्ज को ना कभी बनाया जा सकता है, ना कभी उसको पूरी तरीके से क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसका अगर मैं छोटा एक शॉर्ट सा डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें, बार बार वो घिसा पिटा जो डेफिनेशन है उसको यूज ना करें, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां कोई नया चार्ज पैदा ना हो या फिर नया चार्ज बाहर से एंटर ना करे, या फिर कोई जो चार्ज है वो उस सिस्टम को लीव ना करे, है ना। ऐसा सिस्टम जहां पे बाहर के एनवायरनमेंट है या फिर बाहर के किसी भी जो प्रतिक्रिया है उसका फर्क ना पड़े, है ना। तो बाहर से अंदर कोई चीज ना आ सके और अंदर से कोई चीज बाहर ना जा सके, वैसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नंबर ऑफ चार्जेस remains constant। ठीक है, कि उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास भले ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आपने पिछली बार देखा होगा जब भी मैं कंडक्शन और इंडक्शन का फेनोमेना कर रहा था या फ्रिक्शन का फेनोमेना कर रहा था, तो मैं चार्ज को गिन गिन के कर रहा था, है ना। तो गिनने के पीछे का रीजन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से गिनने के पीछे का रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है मेरे पास कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नंबर ऑफ चार्ज रहेंगे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि चार्ज कभी भी बनाया नहीं जा सकता और चार्ज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको समझने के पहले हम लोग को एलिमेंट्री चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा या फिर फंडामेंटल चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली इस यूनिवर्स में क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो क्या कर सके, इंडिपेंडेंटली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज है, ठीक है, ये बात सुनने वाली है कि ट्रांसफरेबल चार्ज को अपन लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो एक चार्ज हम इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1.67 के आसपास ले सकते हैं, बट 1.6 जो है वो इनफ रखने की 1.6 × 10⁻⁹ के आसपास जो चार्ज होती है या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है वो एलिमेंट्री चार्ज है। मतलब इससे छोटा चार्ज हम लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करा सकते, या फिर इससे छोटा चार्ज हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी अपन लोग क्या नहीं करा सकते, इसको ट्रांसफर नहीं करा सकते। ठीक है, तो जो एग्जिस्ट करता है वो चार्ज क्या है, वो ये है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे छोटा जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता। 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1/2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे चार्जेस भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसको अपन लोग क्वार्क्स बोलते हैं, है ना। लेकिन वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते, वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, क्या बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल लेवल में बात हो गया वो, है ना, जो कि अपन लोग को बात नहीं करना है ना। क्वार्क्स के बारे में अपने पास सिर्फ इतनी ही जानकारी अपने को यहाँ पे पर्याप्त है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास कि जो बेसिक चार्ज है वो क्या है अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इससे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या समझ सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होगा या फिर किसी भी चार्ज बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होगा, है ना, वो जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, वो जो चार्ज है वो हमेशा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। किसमें होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। मतलब क्या होगा मेरे पास, अगर कभी भी कोई भी बॉडी है इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 2 3 10 100 1000 कुछ भी हो सकती है ना। बस वो क्या नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल कौन कौन से वाले हैं, n = 1.5 पॉसिबल नहीं है, 1/2 पॉसिबल नहीं है, 2.25 पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें जो है क्या वो पॉसिबल नहीं है ना। ये सारी चीजें क्या पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वही क्या है, वही तो चार्ज है, वही तो चार्ज क्रिएट करना है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी से क्या होगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है, आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं होता, जिसकी वजह से कि 1.5 2.25 या डेसिमल्स में जितने भी होते हैं या फ्रैक्शंस में जितने भी होते हैं वो कभी पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन लोग, चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए मेरे पास हमेशा क्वांटाइज होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी जरूरी है, इंटीजर्स में 1 2 3 400
10, 14, 17 ऐसे होना जरूरी है, पॉइंट या फिर डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में वो आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक इसके थे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत बार कहाँ बोर्ड सोर्स में या फिर कहीं कहीं जगह आए हुए। ठीक है, चलिए बोर्ड्स में या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जेई में इसमें एक आध दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, जैसे कि अपन लोग जब कूलम्स लॉ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके आखिरी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया या फिर नीट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पूछ दिया है ना, तो वहां पे ये q इक्वल्स टू एन जो है बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला याद होना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एकदम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम चार्ज। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिला के मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज बना है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्यूब लिख लीजिए, सॉरी गिवन लिख लीजिए। गिवन यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे अपन लोग आपको अगर गिवन पहचानना नहीं आ रहा कि दिया क्या है ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका कि आप उसको यूनिट से पहचानें कि यहाँ पे यूनिट ये कूलम है और कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। तो अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, चार्ज गिवन है। चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलम के आसपास यहाँ पे अपने को चार्ज गिवन है, 1 कूलम चार्ज यहाँ पे गिवन है। हम लोग को पहले से जो प्री रिक्वेस्टेड मतलब अपने पास जो नॉलेज है वो क्या है, वो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे q = वाला फार्मूला लगाओ, है ना, q = वाला फार्मूला लगाओ। q यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, q की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास 1 कूलम है और n की वैल्यू कितनी है मेरे को नहीं पता। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, इसको इधर जाके डिवाइड कर दो तो n कितना हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.625 × 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आता है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको r से लिख सकते हैं अपन लोग 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके 1 कूलम चार्ज बनता है। इतने सारे चार्ज, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम चार्ज बनता है। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा कि सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका शुरुआती फील देने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अगर हाई लेवल के क्वेश्चन पे चले जाए तो हम लोग को ये आगे का जो क्वेश्चन है वो बन नहीं पाए। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इज 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल है ना, बोलो। ठीक है, कि क्या अपने पास 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, उसमें हम लोग को निकालना पड़ता है एकदम बेसिक, क्या निकालना पड़ता है, n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलिए पहले सबसे पहले मैं बोला क्या, गिवन लिख लीजिए। गिवन में आप फिर से वही यूनिट से पहचान के q गिवन है 2.4 × 10⁻⁻19 गिवन है। ठीक है, अब उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं q = n वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो n = क्या आ जाएगा, q/e आ जाएगा, which is equal to q की वैल्यू कितनी है 2.4 × 10⁻⁻19 है और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। -19 घटा 10⁻⁻19, फिर यहाँ पे 2.4 / 1.6 है। इसको अगर अपन लोग काटेंगे तो ये 1.5 के आसपास आता है। ठीक है, जो कि क्या है वो पॉइंट है। और मैंने बताया था कि n जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो इस वैल्यू का चार्ज है पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं नो 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन अ बॉडी। क्योंकि अब रीजन पूछ देगा, ठीक है, व्हाई, है ना, तो रीजन पूछ देगा बिकॉज़ n इज नॉट इंटीजर हियर और n इज नॉट इन, मतलब यहाँ पे जो n है वो किस नहीं है, वो यहाँ पे एक पूरा होल नंबर नहीं है, है ना। ये क्या यहाँ पे पास ये पॉइंट में है या फिर फ्रैक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं हो सकता मेरे पास जो ये चार्ज है वो किसी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए थे कि पॉसिबल है या नहीं करके, तो उसमें n की वैल्यू निकालिए। अगर n का इंटीजर आता है 1 2 3 4 110 ऐसा कुछ आता है ना, तो वो पॉसिबल है। अगर नहीं आता है तो वो पॉसिबल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाउ मच
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर in 1 cup of water, ठीक है, 1 cup of water है ना। लेट 1 cup इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन ऑर्डर मान है, ठीक है, 1 cup इज इक्वल्स टू 250 ग्राम गिवन है, ठीक है। अब हम लोग उसमें कैसे निकालना है, क्या निकालना है देख लेते हैं। बोलो, हम लोग को बोला है कि किसी भी एक कप वाटर में, ठीक है, एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग देख सकते हैं कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी है या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है ना। तो उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे या फिर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतना ही उसमें क्या होगा, उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बहुत सही है ना। तो अब हम लोग क्या करना है इसमें, हम लोग को ये जानना है कि कितने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे। बड़ा ही बड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि गिवन सिर्फ क्या गिवन है, 1 कप गिवन है और यहाँ पे कितना गिवन है, 250 ग्राम गिवन है, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, चलो गिवन है ना। हम लोग को पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर H2 होता है, वाटर का फॉर्मूला। अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास में होंगे और ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुल मिला के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास में 10, ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए, कुल मिला के 10 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए मेरे पास, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए मेरे पास, ठीक है, समझ में आ गया, कोई परेशानी। अब इसको अपन बोल सकते हैं कि मोलार मास, मोलार मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इसको ऑफ H2O कितना होता है, ये होता है 80, ठीक है। अब अपने पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अपन को क्रिएट, मतलब अपने को फाइंड करने हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट से यूज करके अपन लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास into 6.023 into 10 to the power 23 which is Avogadro's constant। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है, 250 है ना। और यहाँ पे मोलार मास कितना है, मोलार मास यहाँ पे 18 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.623 into 10 to the power 23 से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, जब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो 8.36 मैंने पहले से कैलकुलेशन कर दी थी, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 8.36 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होंगे मेरे पास, इसके ऊपर इसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब एक कप ऑफ वाटर में 8.36 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूले से आया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली हाइपोथेसिस था, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है। चलिए ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 10 है, तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, एकदम बेसिक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8.36 into 10 to the power 24 into 10, क्योंकि एक में कितने होते हैं 10 होते हैं, एक में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। 8.36 into 10 to the power 25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अपने को चार्ज निकालना है, ठीक है, चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, अब जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल है। टोटल नेगेटिव चार्ज अगर मेरे को निकालना है तो क्या कर सकते हैं अपन लोग, Q इज इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। Q इज इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 8.36 into 10 to the power 25, 8.36 into 10 to the power 25 इनटू जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो 1.6 into 10 to the power -19 होता है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो वहां से आता है 1.33 into 10 to the power 7 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं। 1.33
इंटू 10⁻7 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक कप ऑफ वाटर, ठीक है। और जितने नेगेटिव टोटल पॉजिटिव चार्जेस की अगर बात करूँ यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्जेस की अगर अपन लोग बात करें तो वहाँ पे वो भी कितने होते हैं, वो भी इसी के इक्वल रहेंगे क्योंकि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मटेरियल है ना, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल ऊपर था पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मोड कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है वो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे कूलम्स लॉ हो गए या फिर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है और जो फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे में जो है वो क्या होगा अपने पास काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू।